हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था कि किसी भी गैल्वेनिक सेल के अगर हमें स्पॉन्टेनिटी चेक करना हो या फिजिबिलिटी चेक करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज के बारे में नहीं बताया था, तो आज आप लोगों को मैं सॉल्ट ब्रिज और गैल्वेनिक सेल के और एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगा कि अगर हमें स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी चेक करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कल मैंने बीकर बनाया था कि एक साइड हमने लेफ्ट साइड एक बीकर ले रखा है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का, जिसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड डिप कर दिया है, और एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है जिसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है। राइट, फिर इसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था लोन का। ठीक है, ये लोन का कॉन्सेप्ट सिखाया था दैट इज लेफ्ट साइड ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन जो है वो ऑलवेज एनोड पे लिया जाएगा, और एनोड पे हमेशा चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले थे, और इसी के अपोजिट हो जाएगा कि लेफ्ट का अपोजिट राइट है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन है, एनोड का कैथोड है, देन निगेटिव का पॉजिटिव है। फिर सॉल्यूशन के केस में भी आप लोगों को बताया था मैंने कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जो चार्ज है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, बट जो सॉल्यूशन में चार्ज रहेंगे वो ऑलवेज क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज रहेगा वो चार्ज ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड से उसको कंपेयर कर लीजिए, ये निगेटिव है, देयरफॉर ये क्या हो गया, पॉजिटिव। एंड सेकंड अगर हम इसके केस में देखें तो कॉपर के इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर इस सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज रहेगा, निगेटिव रहेगा। और ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ठीक है हमें देखने को मिलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन हमने देखी है उसके बेसिस फाइंड आउट करते हैं कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने की एबिलिटी ज़्यादा है। फिर हमने कल पढ़ा था रिएक्शन एट एनोड के ऊपर कि एनोड के ऊपर ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था, वाइल कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रही थी रिडक्शन, जिसमें कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। देन फिर हमने ई नोट सेल कैलकुलेट किया था, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू आया था +1.10 वोल्ट। देयरफॉर ठीक है ये इंडिकेट करता था कि ये जो अबो हमने गैल्वेनिक सेल रिएक्शन लिखी है, ये अबो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल होगी। ठीक है, गैल्वेनिक सेल रिएक्शन क्या थी हमारे पास, तो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन थे Zn plus Cu2 positive converted into Zn2 positive plus Cu। तो ये जो सेल रिएक्शन थी ये गैल्वेनिक सेल रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल होगी। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता तो हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं दैट द अबो गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन फिजिबल। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आप लोगों को कल बता भी दिया था, लिखा भी दिया था कि ई नोट सेल की वैल्यू प्लस में हो या 0 हो या नेगेटिव हो तो उसके लिए स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी को हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखें सॉल्ट ब्रिज का इंट्रोडक्शन हम कैसे दें। तो यहाँ पर क्या था कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, डिसॉल्व हो रहा था, कंटिन्यूसली सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा या हम कहें डिस सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सॉलिड अगर लिक्विड सॉल्यूशन में आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस सॉल्यूशन। तो ये डिस सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और डिस सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के कारण ये जो सॉल्यूशन है ये अल्टीमेटली कैसा हो जाए, सॉल्यूशन जो है उसमें कौन से आयंस बढ़ जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाएंगे, या ऐसा हम सिंपली कहें कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद में थीन हो जाएगा। और कॉपर इलेक्ट्रोड पे देखें तो सॉल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट ले रखा था, देयरफॉर जितने भी कॉपर आयन थे ये कॉपर आयन क्या हो जाएंगे, यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कॉपर आयन डिपॉजिट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड फाइनली क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट देखें कि कंटिन्यूसली अगर जिंक यहाँ पे डिसॉल्व होगा और इस साइड से कॉपर अगर कंटिन्यूसली डिपॉजिट होगा तो ये ठीक है इंडिकेट ये रिजल्ट देगा कि यहाँ पर जिंक आयन का जो कंसंट्रेशन है इस बीकर के अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू द सल्फेट आयंस। सल्फेट के कंपेयर में Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा लेफ्ट बीकर में। वाइल अगर मैं इस राइट बीकर की बात करूं तो इसमें से कॉपर सभी क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। कॉपर अगर चले जाएंगे तो उसके केस में जो सल्फेट आयंस होंगे इन सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा इस राइट वाले बीकर में। तो एक साइड नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, वेल एक साइड क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों टाइप के आयंस का कंसंट्रेशन अपोजिटली इंक्रीज होने के कारण क्या करेंगे कि गैल्वेनिक सेल रिएक्शन का जो पोटेंशियल हम फाइंड आउट किए हैं वो पोटेंशियल तो है एक्चुअल में +1.10 वोल्ट, बट इतना पोटेंशियल
ठीक है, आउटपुट देने के बजाय ये जो सेल है ये क्या हो जाएगी, पहले ही डेड हो जाएगी। जो सेल है इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट था, तो हमें एक्सटर्नली इसने आउटपुट कितना देना था, 1.10 वोल्ट के, ठीक है, आसपास देना था। बट इस सेल की अगर हम बात करेंगे तो जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या हो जाएगी, इसके पहले ही डेड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, उसके लिए रीज़न है। तो रीज़न मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड के डिसोल्यूशन के कारण इस बीकर में कौन से आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया है। वाइल इस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, नेगेटिव वाले आयंस का कंसंट्रेशन ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण होगा क्या, ठीक है, वो समझे। तो एक्चुअल में यहाँ पर जितने भी जिंक आयन थे वो सभी के सभी जिंक आयन क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में बढ़ जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रोड पे आप चार्ज देखें तो इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या ले रखे हैं हम, नेगेटिव, वाइल इस जिंक आयन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जितने भी जिंक आयन थे अभी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे थे और बीकर के अंदर आ रहे थे, बट थोड़ी देर के बाद जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये क्या करेंगे, वापस उस जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। अब जिंक आयन इस इलेक्ट्रोड की तरफ वापस अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। अभी सॉल्यूशन में आ रहे थे बट कुछ टाइम बाद ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। सिमिलरली ये सल्फेट आयन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, वाइल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो ऐसे जितने भी सल्फेट आयन होंगे, अब कॉपर के बजाय किन आयंस का अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, सल्फेट आयंस इस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें कि ऐसे जितने भी जिंक आयन होंगे वो सभी के सभी क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ एक तरीके से ऐसा इंटरफेशियल फिल्म बना लेंगे, ठीक है, एक तरीके से उस इलेक्ट्रोड को घेर लेंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकली उस इलेक्ट्रोड को घेर लेंगे, बिकॉज उसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। और ऐसे जितने भी आयन होंगे पॉजिटिव होंगे, तो बहुत सारे पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोड को, ठीक है, घेर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जितने भी सल्फेट आयन है ये इस इलेक्ट्रोड को क्या कर लेंगे, सराउंडेड कर लेंगे। अब इलेक्ट्रोड को सराउंडेड करने के कारण क्या होगा कि अगर मैं इस साइड देखूं तो इन्होंने एक तरीके से क्या कर लिया, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव, ठीक है, लेयर बना ली, या प्रोटेक्टिव हम कहें सर्कल बना लिया उन्होंने, बहुत सारे आयंस ने। तो ये क्या करेंगे, किसी भी नए जिंक आयन को अब फाइनली ऑक्सीडाइज नहीं होने देंगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो किसी नए पॉजिटिव चार्ज आयन को सॉल्यूशन के अंदर इंटर नहीं करने देंगे। और जब तक इस जिंक आयन का फाइनली अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये सॉल्यूशन के अंदर इंटर नहीं करेगा, तब तक ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा। और जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इस इलेक्ट्रोड पे नहीं आएंगे, तब तक कॉपर का इस इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से हम ये कहें कि यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होना क्या हो गया है, धीरे धीरे बंद हो रहा है। और जिंक अगर ऑक्सीडाइज होना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होना बंद हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कॉपर का रिडक्शन होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये जितना पोटेंशियल सेल का है, जितनी उसकी एबिलिटी है वर्क करने की, उससे पहले ही सेल क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डेड हो जाएगी। तो उसका रीज़न क्या रहेगा, यहाँ पर इन दोनों अपोजिट आयंस का पर्टिकुलर बीकर्स के अंदर आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है। तो आयन कंसंट्रेशन के कारण हो रहा है। अब सिमिलरली यहाँ देखें कि सपोज करें अगर कोई सा एक आधा जिंक आयन अगर ऑक्सीडाइज हो भी गया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। अब सल्फेट आयन जितने भी होंगे वो सभी के सभी सल्फेट आयन क्या कर लेंगे, इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, सराउंडेड कर लेंगे। अब इलेक्ट्रोड को सराउंडेड करने के कारण क्या करेंगे, वो किसी भी नए कॉपर आयन को अंदर इंटर नहीं करने देंगे। सल्फेट आयन कॉपर आयन को इस इलेक्ट्रोड तक नहीं जाने देंगे, और जब तक ये कॉपर इस इलेक्ट्रोड तक नहीं जा पाएगा, ठीक है, तब तक उसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस जिंक आयन का ऑक्सीडेशन जो है वो बंद हो गया है, और इस साइड कॉपर का रिडक्शन क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो इनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना बंद हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना बंद हो जाएंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो हम ये कहेंगे कि करंट का फ्लो होना क्या हो गया है, बंद हो गया। गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिलना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी में वर्क करने की एबिलिटी है, ठीक है, बट इस कंडीशंस के कारण, चार्ज कंसंट्रेशन के कारण जो बैटरी है वो क्या कर रही है, अब वर्क नहीं करेगी। तो उसको फिर से प्रॉपरली वर्क कराने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन के अंदर हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि जो जिंक आयन कंसंट्रेशन बढ़ गए हैं तो वहाँ से जिंक को हम बाहर निकाल लें, या इसमें से सल्फेट आयन को बाहर कर लिया जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, उन सॉल्यूशंस के अंदर प्रेफरेंशियली आयंस का क्या करवाते हैं, एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। प्रेफरेंशियली आयंस का एब्जॉर्प्शन करवाएंगे कि जो बीकर जिस टाइप के आयन को प्रीफर करेगा वो हम आयन उसको दे देंगे। जैसे
इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, Zn2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसको कौन सा आयन की ज़रूरत पड़ेगी? नेगेटिव आयंस की। वाइल ये जो बीकर है इसमें नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, देयरफॉर इसको कौन से आयन की ज़रूरत पड़ेगी? पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी स्टार्ट करेंगे। तो इसी आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फिर क्या करते हैं हम? एक्सटर्नली एक्चुअल में क्या लगाते हैं? सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज के लिए आ गया कि सॉल्ट ब्रिज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को रीज़न बताया। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे इन दोनों हाफ गैल्वेनिक सेल्स के बीच में। इन दोनों गैल्वेनिक हाफ सेल्स के बीच में क्या कर देंगे? सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? ठीक है, डेफिनेशन अगर हम लेके चलें कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इसका नाम रख दिया यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज। और एक्चुअल में सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या किए जाते हैं? कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए जाते हैं, लाइक KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3, ये इस टाइप के क्या करेंगे? कुछ हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को इसके अंदर फिल कर देंगे। अब कंडीशन देखें इसके लिए, ये सॉल्ट ब्रिज हम इसको बोलते क्यों है? ठीक है, सॉल्ट ब्रिज इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि एक्चुअल में ये क्या कर रहा है? ठीक है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है। बिकॉज आपने ब्रिज वर्ड का मतलब सुना है, ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। ठीक है, एक तरीके से जोड़ने का जो भी काम करता है उसको क्या बोल देते हैं? ठीक है, ब्रिज बोल देते हैं। तो ये क्या कर रहा है? इन दोनों गैल्वेनिक हाफ सेल्स को आपस में फिजिकली कनेक्ट करने का काम कर रहा है। देयरफॉर हमने उसके नाम के आगे क्या लगा दिया? ब्रिज लगा दिया। और उसमें क्या भरे जा रहे हैं? अल्टीमेटली सॉल्ट फिल कर रहे हैं, इसलिए उसके नाम के आगे हमने क्या लिख दिया है? ब्रिज के आगे सॉल्ट लिख दिया, इसलिए उसको बोला जा रहा है सॉल्ट ब्रिज। सपोज करो अगर उसमें हम एसिड फिल करते हैं तो उसको एसिडिक ब्रिज बोल देते हैं, अगर बेस फिल करते हैं तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? बेस ब्रिज। पर अभी सॉल्ट भरा जा रहा है इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज में भी हमने क्या कर रखे हैं? कुछ न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं, सॉल्ट ले रखे हैं, और ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में होते हैं। ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है, कभी भी हम इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स फिल नहीं करते हैं। तो ये एक तरीके से कंडीशन में होती है सॉल्ट ब्रिज की, कि ये कंडीशन क्या होती है। तो मैं आप लोगों को कंडीशन आगे बताता हूँ। पहले हम लेके चलते हैं इसकी डेफिनेशन कि सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या होती है। तो सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या करता है? दो गैल्वेनिक हाफ बीकर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसमें जनरली हम न्यूट्रल सॉल्ट्स फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करते हैं, और वो भी कौन से फेस में? सेमी सॉलिड स्टेट में। सेमी सॉलिड स्टेट में इसलिए लेंगे बिकॉज अगर हम कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में ले लेंगे तो इन आयंस का जो आयंस की जो मोबिलिटी होगी या जो मोशन होगा, मूवमेंट होगा, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हम इनको लिक्विड स्टेट में ले लेंगे तो फिर इनकी जो मोबिलिटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। देयरफॉर हम इनको क्या करेंगे? सेमी सॉलिड फेस में लेंगे। और प्रिपेयर कैसे करते हैं इनको? तो सिंपली ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनके क्या कर लेंगे हम? मोल्टन इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स ले लेंगे, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लेंगे, और देन फिर क्या करेंगे? उन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स को जेलेटिन के अंदर, ठीक है, फिल कर लेंगे, या अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर फिल कर लेते हैं। तो इनको जेलेटिन या अगर अगर में लेंगे और उसको क्या कर लेंगे हम? इस शेप में फाइनली क्या कर लेंगे? सॉलिडिफाई कर लेंगे। और सॉलिडिफाई करने के बाद में इसका जो शेप रहेगा वो शेप कैसा ले लेते हैं? यू शेप में। एक्चुअल में ये अभी यू नहीं दिख रहा है, इसको अगर हम यहाँ से निकाल के, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा हमें? यू शेप का दिखता है। इसलिए सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन स्टार्ट करते टाइम ही लिखा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है? एक यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है, कि एक यू शेप की ट्यूब है जिसको हमने क्या कर रखा है? इन्वर्ट कर रखा है, अपोजिटली क्या कर रखा है? उल्टा करके लगा रखा है। और नॉर्मली इसके अंदर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स सेमी सॉलिड फेस में जेलेटिन या अगर अगर सॉल्यूशन में फिल करते हैं तो ये क्या कहलाता है? सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। और सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है? तो सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन होता है इन दोनों गैल्वेनिक हाफ बेकर्स के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन मेंटेन करना। दैट इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो ये क्या करेगा? इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर से, सपोज करो अगर हम KCl की बात करें कि हमने KCl वाला इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से सॉल्यूशन के अंदर कौन एंटर कर जाएगा? Cl-
माइनस आयंस एंटर कर जाएंगे और ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। ये सॉल्यूशन अपने आप यहाँ से इन आयंस को ले लेगा कि इन्हें कितने आयन चाहिए, ठीक है, 2 आयन, 4 आयन, 6 आयन, 10 आयन, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आयंस को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। वेल अगर इस बीकर के अंदर देखें तो इस बीकर में कौन सा आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, सल्फेट आयन का, तो ये इस बीकर में कौन सा आयंस का एब्जॉर्प्शन करवा लेंगे, पोटेशियम आयंस का एब्जॉर्प्शन करवा लेंगे। एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माउथ के ऊपर कॉटन लगा देते हैं, तो कॉटन के कारण क्या होता है, ये आयंस को प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आयंस को प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब जैसे पॉजिटिव आयन ऑलवेज नेगेटिव आयन को प्रीफर करेगा और नेगेटिव आयन क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव आयन को प्रीफर करेगा। देयरफॉर इनमें प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है दोनों हाफ सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जितने भी जिंक आयन है एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा Cl नेगेटिव आयन, और यहाँ पर जितना भी सल्फेट आयन था उसको न्यूट्रलाइज कर देगा पोटेशियम आयन। तो आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन होने के बाद में, ठीक है, आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन होने के बाद या इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज का मेंटेन होने के बाद ये जो गैल्वेनिक सेल है ये फिर से क्या कर देगी, प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देगी। कब तक वर्क करेगी, जब तक कि इसका पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से लगा के 0 ना हो जाए। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, हमें इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहना चाहिए कि ये क्या है, रियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज इस गैल्वेनिक की राइट हाफ सेल में से हमने क्या कर रखा है, लेफ्ट हाफ सेल को पोटेंशियल को माइनस कर रखा है, तो ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की प्रेजेंस में। जब ये कंप्लीटली इन दोनों हाफ सेल्स का जो पोटेंशियल है वो फॉल हो जाएगा, बिकॉज जब सेल अगर धीरे धीरे वर्क करती है, ठीक है, या कोई से भी बैटरी को अगर हम यूज में लेते हैं तो क्या होगा कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हाई था, या अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, लो होना स्टार्ट होगा, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल कम था ये अब क्या करेगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फाइनली एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। और जैसे इन दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि इसका सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है, 0। मतलब इन दोनों हाफ सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और जैसे 0 हो जाएगा तो अब ये सेल वर्क करना क्या कर देगी, बंद कर देगी, जिसको हम इक्विलिब्रियम कहते थे कि अब जितना फॉरवर्ड में जा रहा है उतना क्या हो रहा है, बैकवर्ड में भी हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम पर फाइनली जो हमारी सेल या बैटरी है वो क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो सेल या बैटरी का डेड होने से मीनिंग होता है कि उसके एनोड और कैथोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा हो चुका है, अब 0 हो चुका है। और बैटरी फुली चार्ज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि एनोड और कैथोड के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो अभी बैटरी वर्क करने के बाद अल्टीमेटली इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ई नोट सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल या बैटरी है ये फाइनली कैसी हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो सॉल्ट ब्रिज का हमें फंक्शन समझ में आ रहा है कि सॉल्ट ब्रिज का काम होता है आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, या इन दोनों गैल्वेनिक हाफ सेल्स में जो चार्ज्ड हैं उन इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज के कंसंट्रेशन को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो यही कहलाता है सॉल्ट ब्रिज। तो पहले तो आपको डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब्स है, ठीक है, उसके अंदर इन सॉल्ट्स का नाम लेना है कि इन सॉल्ट्स को हम सेमी सॉलिड फेस में लेते हैं, देन जिलेटिन या अगर सॉल्यूशन में प्रिपेयर करते हैं मोल्टन स्टेट में, ठीक है, और ये क्या करता है, बेसिकली आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो इसी को हम बोल देते हैं सॉल्ट ब्रिज। जनरली डेफिनेशन कभी कभी पूछते रहते हैं, ठीक है, तो ये इसके डेफिनेशन याद कर लेना आप लोग। नाउ नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस, कि फाइनली हम इसके क्या क्या एप्लीकेशंस लेके चलेंगे कि सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या, ठीक है, एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सॉल्ट ब्रिज का काम होता है इन दोनों लेफ्ट एंड राइट हाफ बीकर के अंदर आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। ये आयंस के कंसंट्रेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये पहला यूज हो गया। दूसरा यूज़ अगर हम देखें तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये क्या करता है, एक्चुअल में ये दोनों गैल्वेनिक की जो हाफ सेल्स हैं, ये दोनों गैल्वेनिक की हाफ सेल क्या थी, नॉर्मली केवल एक वायर से कनेक्टेड थी, बट ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इन दोनों हाफ बीकर्स को क्या कर देता है, फिजिकली कनेक्ट कर देता है। तो ये दोनों बीकर्स को फिजिकली कनेक्ट करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शन हो गए हैं, दैट सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द आयन कंसंट्रेशन इन द टू गैल्वेनिक हाफ सेल्स। ये दोनों गैल्वेनिक हाफ सेल में आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। और सेकंड इसका यूज हो गया दैट सॉल्ट ब्रिज फिजिकली कनेक्ट द टू गैल्वेनिक हाफ सेल्स। तो ये इसके दो एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है, मेन एप्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट अगर हम इसकी कंडीशंस के लिए लेके चलें कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट ब्रिज,
या व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच आर फिल्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर ऐसे कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हम फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंडीशन देखें आप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे NaCl KCl ये वो कोई सा भी एक इलेक्ट्रोलाइट उसमें फिल कर देंगे, ठीक है। जब भी सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई सा इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे तो ऑलवेज क्या करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे, उसको यहाँ प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला इसके लिए कंडीशन देखें आप, सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट प्रीफर करने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि इन्होंने क्या करना चाहिए, जैसे ही ये आयंस इन दोनों हाफ बीकर्स के अंदर आएंगे तो हाफ बीकर में आने के बाद कोई भी अदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जैसे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये Zn2 पॉजिटिव आयन के साथ में रिएक्ट करके कंपाउंड बना ले, ठीक है, ऐसा भी नहीं होगा। वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, आयन के फॉर्म में ही सस्पेंडेड होना चाहिए। चाहे वो लेफ्ट बीकर की बात करो या राइट बीकर की बात करो, दोनों बीकर के अंदर क्या होना चाहिए, वो केवल आयंस के फॉर्म में ही सस्पेंडेड होना चाहिए। उन्होंने किसी के भी साथ रिएक्शन करके, किसी अदर आयन के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करना चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करना चाहिए, या ये कहें कि उन्होंने कोई अदर, ठीक है, साइड चेन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो ये एक पहली कंडीशन हो गई सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स फिल करने के लिए। नाउ द सेकंड कंडीशन है कि ये जो दोनों कैटायंस एंड एनायंस हैं, इन दोनों की मोबिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो आयोनिक मोबिलिटी होती है एक्चुअल में, जब आयंस ट्रेवल करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस में अगर मूवमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है आयोनिक मोबिलिटी। सिंपली आयन की मोबिलिटी, और मोबिलिटी का मीनिंग होता है मूवमेंट। तो इन दोनों आयंस की जो आयोनिक मोबिलिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि सपोज करो अगर पोटेशियम आयन की आयोनिक मोबिलिटी कम है, किसके कंपेयर में, Cl नेगेटिव के कंपेयर में, तो हो सकता है यहाँ पर 5 क्लोरीन आयन आ जाएंगे, उतने टाइम में केवल पोटेशियम के आयन कितने आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी आयन अगर यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर अगर आ रहे हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड कैसे होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जितने उस साइड कैटायन जाना चाहिए उतने नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, एनायन भी इस सॉल्यूशन के अंदर आना चाहिए। तो जो आयंस की मोबिलिटी होना चाहिए इस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है, आयंस की मोबिलिटी इक्वल होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल करेंगे वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जैसे अगर हमने कोई सोडियम का कोई कंपाउंड ले लिया, ठीक है, कि सोडियम कंपाउंड है, या फिर सिंपली हम एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लिया कि एक इथेनोइक एसिड इसमें फिल कर दिया। अब इथेनोइक एसिड हमें पता है कि ये कैसा होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, और वीक एसिड कैसे होता है, कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट अगर हम यहाँ फिल कर लेंगे और इनमें आयंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आयंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इन्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होना पड़ेगा। बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर वो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये आयंस के कंसंट्रेशन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो थर्ड कंडीशन हो गई इसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल करने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइट हम कौन से प्रीफर करेंगे, जो किस नेचर के हों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेचर के हों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सॉल्ट ब्रिज की पहले डेफिनेशन बताई आप लोगों को, देन फिर उसके हमने एप्लीकेशंस पढ़े, और लास्ट में हमने क्या पढ़े इसके लिए, ठीक है, कंडीशंस कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में कंडीशन क्या होना चाहिए, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके लिए। देखिए, तो स्पेशल केसेस हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है। अभी तक मैंने आप लोगों को गैल्वेनिक सेल बताया है कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर सॉल्ट ब्रिज वगैरह की रिक्वायरमेंट की होती है। अब इसके लिए हम स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। तो जितनी भी गैल्वेनिक सेल हैं उन सब के लिए ऐसे 3 केसेस बनेंगे, ठीक है, चाहे कोई सी भी गैल्वेनिक सेल हो। तो फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल है, एक्चुअल में हम इसमें क्या करते हैं कि एक्सटर्नली बैटरी लगा देते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, जबकि खुद अभी किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एज ए गैल्वेनिक सेल खुद एक अपने आप में बैटरी होती है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको खुद को एक दूसरी बैटरी के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, और जिसका हम अलग अलग पोटेंशियल लेंगे कि एक बार जो एक्सटर्नल बैटरी ले रहे हैं उसका पोटेंशियल इस गैल्वेनिक सेल से कम है, क्योंकि इस गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल कितना है, 1.10 वोल्ट है, ठीक है। एक बार इन दोनों पोटेंशियल बराबर ले लें और एक बार क्या करेंगे, इसका पोटेंशियल एक्सटर्नल का ज़्यादा ले लेंगे। तो हमें ये देखना है कि करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फ्लो होगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ठीक है, फिर एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो ये हमें
क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछते रहते हैं। तो देखिए ये गैल्वेनिक सेल है, नॉर्मली जैसे मैंने रिएक्शन पहले लिखी थी वैसे ही एज इट इज हो रही है। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन है 1 मोलर, इस साइड भी हमने ठीक है कॉपर इलेक्ट्रोड ले रखा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है 1 मोलर, देन एनोड कैथोड सब कुछ एज इट इज ले रखा है। अब मैं सबसे पहला वाला केस लेके चलता हूँ, फर्स्ट केस। जब हमने क्या कर दिया, ये जो पूरी बैटरी लगा रखी है इस पूरी बैटरी में कहीं हम क्या करते हैं एक एक्सटर्नल बैटरी यूज़ कर लें। अब जैसे ही अगर हम इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी यूज़ करेंगे, ठीक है, बट वो भी कैसे करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। हमेशा एक्सटर्नल बैटरी अगर एक किसी सर्किट में हमें 2 बैटरी लगाना है तो कैसे लगाते हैं, अपोजिट लगाते हैं। तो जो भी बैटरी पावरफुल होगी नेट रिजल्टेंट करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अभी ये जो 1.10 वोल्ट वाली रिएक्शन है ये ई एक्सटर्नल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। देयरफॉर जो गैल्वेनिक सेल है उसमें करंट की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो एज इट इज़ ठीक है नॉर्मली हो रहा था पहले भी कि करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ थी, कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ थी, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम एनोड टू कैथोड, व्हाइल करंट की डायरेक्शन हो गई फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो सेल हम लेके चले हैं ये किसकी तरफ बिहेव करेगी, एज ए गैल्वेनिक सेल की तरफ, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये पहले भी गैल्वेनिक सेल थे, अभी भी गैल्वेनिक सेल की तरफ बिहेव करेगी। नाउ एनोड जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड होगा, जिंक किसकी तरह, जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वाइल कॉपर 2+ का यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन पहले भी हो रहा था और अभी भी रिडक्शन होगा, ठीक है। ये कंक्लूजन निकला। नाउ सेकंड कंक्लूजन देखो कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, करंट की हो जाएगी। दैट करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो जो नॉर्मली अभी हमने सेल के बारे में जैसे पढ़ा था वैसे ही है एज इट इज, कोई भी वेरिएशन नहीं आया है। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम सपोज कर रहे थे वही इसके डायरेक्शन है, और कैथोड की जो डायरेक्शन लेके चले थे वही डायरेक्शन अभी भी मिल रही है। बट अगर हम इन दोनों के केस में सेकंड केस लेके चलें तो ये तो फर्स्ट केस हो गया, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, कॉपर रिडक्शन में ही पार्टिसिपेट कर रहा है। ये लेफ्ट गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन रिएक्शन को, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं स्पेशल की, अगर हमने जो एक्सटर्नल बैटरी लगा रखी है, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, ई एक्सटर्नल एक बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल जस्ट इक्वल क्या हो गया, गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल के बराबर हो गया। मतलब इसका पोटेंशियल हमने कितना ले रखा है, 1.10 वोल्ट के बराबर ले लिया। अब इसकी जो करंट है ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस। अब इसमें देखो ये बैटरी और ये जो बैटरी है ये दोनों एक ही सर्किट में है, बट दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक करंट इस साइड से फ्लो कराएगा जबकि दूसरे की करंट अपोजिट साइड से फ्लो होगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा कि ना यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ना जिंक कभी ऑक्सीडाइज होगा, ना कॉपर का नाइदर ऑक्सीडेशन होगा इस बीकर के अंदर, नॉर रिडक्शन होगा। मतलब इस सेल रिएक्शंस के अंदर अगर हम दोनों बीकर की बात करें तो यहाँ पर ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। और करंट की डायरेक्शन अगर हमसे पूछी जाए तो क्या लिखेंगे, नो नेट करंट फ्लो इन द सर्किट। कोई भी एक नेट डायरेक्शन नहीं होगी, कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं होगी, बिकॉज दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ना इस सेकंड केस में चार्ज फ्लो होंगे, ठीक है, ना करंट फ्लो होगी, ना इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ना रिडक्शन होगा। मतलब कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। अल्टीमेटली मैंने ये जितना भी लिखा है इन सब के बजाय अगर केवल मैं एक सिंगल, ठीक है, वर्ड लिख देता कि इस पूरे बीकर्स में हमें कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है, नो चेंज। मतलब इन बीकर्स में ना ऑक्सीडेशन होगा किसी एलिमेंट का, ना रिडक्शन होगा, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, ना करंट का फ्लो होगा, तो कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। बस सिंपली ये बीकर हमें एज इट इज़, ठीक है, रखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप 2-4 घंटे बाद भी देखोगे तो आपको कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला है। और थर्ड केस अगर हम लेके देखें दैट अगर ई एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो ई नोड सेल से ज़्यादा हो जाए, और ई नोड का पोटेंशियल हम लेके चले हैं 1.10 वोल्ट के बराबर। अब ई एक्सटर्नल की वैल्यू अगर ई नोड सेल से ज़्यादा हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा
कि जैसा अगर हमने इसका पोटेंशियल जो है वो ई नोट का ई एक्सटर्नल का 1.10 से ज़्यादा ले लिया। अब जैसे 1.10 से ज़्यादा हमने 1.5 ले लिया, 1.8 है, 1.7 है, 2 ठीक है 2 वोल्ट ले लिया, 2.2 कुछ भी पोटेंशियल ले लें। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इस गैल्वेनिक सेल के कंपेयर में ज़्यादा है, तो जो नेट सेल रहेगी वो अब किसकी तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, इस एक्सटर्नल बैटरी के अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो अब अगर हम नेट रिजल्टेंट देखें तो नेट रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इस बीकर के अंदर, गैल्वेनिक सेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर से अगर हमने बैटरी लगा दी तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगी, ठीक है, हमने एक्सटर्नल करंट फ्लो करवा दी, और अगर एक्सटर्नली करंट फ्लो हो रही है तो उस केस में क्या होगा, ये गैल्वेनिक सेल की तरफ बिहेव नहीं करेगी। तो जो सेल है ये हम ई एक्सटर्नल लेके चले हैं कि अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू ई नोट सेल से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, ये गैल्वेनिक की तरफ बिहेव नहीं करेगी। तो ये गैल्वेनिक सेल की तरफ बिहेव नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जिंक का भी ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, बट ये जो सेल है ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, ठीक है, डिफरेंट वे में बिहेव करेगी। तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव का एक्चुअल में क्या होगा, रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और कॉपर जो है वो कॉपर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इन दोनों में, ठीक है, चेंज आना अपोजिट होंगे कि जिंक रिड्यूस हो रहा है, वेल कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। नाउ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर देखी जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अब अपोजिट हो जाएगी। अभी हम एनोड टू कैथोड लिख रहे थे, बट अब एनोड टू कैथोड नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी, कैथोड टू एनोड, और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, वाइल जो करंट है वो करंट की नेट डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है, ये एनोड से कैथोड पे नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पर उस सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। बट अगर किसी सेल के अंदर रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी दे के करवाते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी दे के रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में उस सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई नोट सेल देन द सेल बिहेव एज ए, द ओवरऑल सेल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, व्हाइल द रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस होगी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए अभी हमने 3 केसेस पढ़े, स्पेशल केस, ठीक है। अब मैं रिएक्शन की बात करता हूँ कि गैल्वेनिक सेल में अगर हम ई एक्सटर्नल की वैल्यू कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे गैल्वेनिक सेल पोटेंशियल से, तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो अगर ई एक्सटर्नल की वैल्यू ई नोट सेल से कम होती है तो उस केस में रिएक्शन होती है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इंटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, मीन्स कॉपर जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, वाइल जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो कि अभी जस्ट मैंने पीछे लिखा। सेकंड केस में अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में सेम हो जाती है 1.1 वोल्ट के बराबर, तो कोई भी हमें, ठीक है, नेट डायरेक्शन रिएक्शन की नहीं मिलेगी, ठीक है, नो नेट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। नाउ थर्ड केस, इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई नोट सेल दैट इज 1.10 वोल्ट, तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये रिएक्शन जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी कि Zn, ठीक है, कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, बट यहाँ पर हमें उल्टा दिख रहा है कि Zn2 पॉजिटिव रिड्यूस होते हुए दिख रहा है, वाइल कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होते हुए दिख रहा है, जो कि ये रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मली फिजिबल नहीं होती है या स्पॉन्टेनियस नहीं होती। ये रिएक्शन किस टाइप की है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। वाइल ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो फर्स्ट केस में जो रिएक्शन लिखी है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वाइल ये जो लास्ट केस में रिएक्शन हमने लिखी है रिएक्शन किस कैटेगरी की है, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो वही केस हो गया कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को फॉरवर्ड में, ठीक है, करवा रहे हैं। तो ये 3 स्पेशल केसेस हो गए, और ज़रूरी नहीं है कि केवल ये इसी सेल के लिए है। ये जो सेल रिएक्शन होती है इस सेल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं, राइट, ठीक है। डेनियल सेल एक ड्राई सेल का एग्जांपल है, तो ये डेनियल सेल बोलते हैं। और ये जो डेनियल सेल है ये इसमें ये 3 स्पेशल केस ज़रूरी नहीं है,
कोई सी भी आप गैल्वेनिक सेल अगर ले लेंगे तो हमेशा उनमें यही होगा कि जो भी गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल है, अगर हम उससे कम पोटेंशियल की एक एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे तो जो सेल है वो ऑलवेज गैल्वेनिक की तरफ बिहेव करेगी। अगर इक्वल पोटेंशियल लगा दिया तो उस टाइम पर कोई सेल रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई चेंज ही नहीं आएगा। और अगर हमने ग्रेटर देन पोटेंशियल लगा दिया तो उस टाइम पर जो सेल है उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और वो गैल्वेनिक से कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसके लिए। ठीक है, ऐसे ही हम एक सेम रिएक्शन लेते हैं कॉपर और सिल्वर के रिस्पेक्ट में, और एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए तो देखिए एक और हम गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के बेसिस हम समझेंगे कि अगर हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो और स्पॉन्टेनिटी चेक करना हो तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल आपको दे रखा है। ठीक है, कॉपर के हम सिल्वर पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो कॉपर 2+ और सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके लिए ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होगी 298 केल्विन के ऊपर। राइट, ये कंडीशन में इसलिए याद दिला रहा हूँ बिकॉज अभी हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेटेड किया जाता है एट 298 केल्विन एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन के लिए। तो देखिए अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो हमें कैसे कंफर्म होगा कि हम किसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, किसे राइट हैंड साइड लेंगे, या फिर किसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को लेके चलना है जो आपको ओरिजिनली इक्वेशन दे रखी है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते आते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉपर पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 और यहाँ पर अगेन सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। तो कॉपर टू कॉपर चले तो कॉपर टू कॉपर अगर हम देखें तो Cu2 प्लस में हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सिल्वर के केस में आपने देखा कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। देयरफॉर सिल्वर का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, यह रिडक्शन होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, केवल ये वर्ड ध्यान रखना है लोन। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि केवल एक अकेले वर्ड से आपको पूरी गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करते आ जाएगी। तो लोन में हमने पढ़ा है कि लोन का मतलब होता है L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव चार्ज। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड उस एलिमेंट को लेना पड़ेगा, एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में सॉल्ट को लेना पड़ेगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और ये हमें कंफर्म हो जाएगा इस रिएक्शन से। तो हमें पता चला कॉपर को लेना है तो यहाँ पर ले लिया, कॉपर का एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है, कितना 1 मोलर ले रखा है, और इसी के अंदर क्या डिप कर दिया, कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप कर दिया। फिर राइट हैंड साइड इसके अपोजिट सिल्वर सल्फेट नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे सिल्वर सल्फेट समझते हैं बट सिल्वर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कम होती है। देयरफॉर हम क्या लेके चलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर क्या कर देंगे, सिल्वर का इलेक्ट्रोड यहाँ पे डिप कर देंगे। अब जैसे ही इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों के अपने पोटेंशियल के कारण, डिफरेंट पोटेंशियल्स के कारण, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कारण इन दोनों बिगर्स के बीच में क्या हो जाएगा, एक सेल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है बट उसके कंपेयर में सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। देयरफॉर सिल्वर की ज़्यादा एबिलिटी होगी रिड्यूस होने की बजाय कॉपर के। तो यहाँ पर सिल्वर का रिडक्शन होगा और कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखा। फिर सॉल्यूशन में भी आप चार्ज देख लीजिए, जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका सॉल्यूशन ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। वाइल जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका सॉल्यूशन ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। ना इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड कर रखा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखे हैं कि इसलिए KNO3। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखी हमने कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होगा, कि जब कॉपर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैल्विनोमीटर के होते हुए, ठीक है, कहाँ पर आ जाएंगे, कैथोड पे आ जाएंगे। तो कैथोड पे ये सिल्वर पॉजिटिव आयन होगा सॉल्यूशन से AgNO3 से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके फाइनली क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देयरफॉर कॉपर इलेक्ट्रोड बिकम्स थिन आफ्टर सम टाइम व्हाइल द सिल्वर इलेक्ट्रोड्स बिकम थिक। तो जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है ये थोड़ी देर के बाद थिक हो जाएगा, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो थोड़ी देर के बाद कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में सेल रिएक्शन हमें लिखना है कि क्या होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड। एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कल भी मैंने आपको बताया था, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, गैल्वेनिक सेल हो, किसी भी टाइप की सेल हो, ऑलवेज हम क्या करते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही करवाते हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कॉपर कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। नाउ द हाफ सेल रिएक्शन लिखना सिखाया था कि केवल हमें क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखना है, इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं करना है। और इनको जब हम ऐसा ऑब्लिक करके लिखते हैं, स्लैश लगाते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एनोड।
और सेल पोटेंशियल लिखा। अब यहाँ पे फिर से देखिए कन्फ्यूज़न होता है कि कॉपर के पीछे हमने रिडक्शन कराया था तो सब कुछ रिडक्शन पोटेंशियल से सेम दिख रहा था, बट अब क्या हो रहा है, कॉपर Cu से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस में। हाफ सेल रिएक्शन भी देखिए, कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, बट इसका सेल पोटेंशियल लिखते टाइम हमने इसको क्या कर दिया है, जस्ट इन्वर्स कर दिया है। क्यों? क्योंकि कॉपर की रिड्यूस होने यहाँ पे कॉपर सॉलिड से कॉपर 2 प्लस एक्वस में जा रहा है, तो कॉपर सॉलिड से कॉपर एक्वस को हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपोजिट लिख रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू IUPAC हमें क्या करना है, रिडक्शन सेल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देयरफॉर इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे और इसका भी क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, हमें दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस रिडक्शन ही लिखना है, या फिर आइदर आप क्या करो, दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स लिखे। तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल लिखा। सिमिलरली कैथोड के ऊपर रिएक्शन लिखी, रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो सिल्वर पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, 2Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे 2Ag प्लस, ठीक है, डायरेक्ट लिखना है कन्वर्टेड इनटू 2Ag। ये जो स्लाइड बना दी है किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड को। नाउ सेल पोटेंशियल की जब बारी आती है तो जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, वैसे सेल पोटेंशियल में हमें लिखते टाइम 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है। बिकॉज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑलवेज हम किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, 1 मोलर के लिए फाइंड आउट करते हैं। भले यहाँ पे 2 मोलर की बात चल रही है, बट फिर भी हम फाइंड आउट किसके लिए करेंगे, केवल 1 मोलर के लिए। तो इसके लिए 1 मोलर के लिए सेल पोटेंशियल आ गया 0.80 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल में से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है। इट मीन्स E0 ऑफ राइट में से E0 ऑफ लेफ्ट को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें फाइनली इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं सेल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है E0 सेल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखें। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी, मैंने दोनों फर्स्ट और सेकंड रिएक्शंस को ऐड कर दिया, तो कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Cu2 प्लस 2Ag। ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, ठीक है। एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है ये इक्वेशन। तो जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है वो ये है, ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट गैल्वेनिक सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज इस बीकर के अंदर कॉपर ऑक्सीडाइज होकर किस में बदल रहा है, कॉपर 2 प्लस में, और वो भी कहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड के ऊपर, ठीक है। देन राइट गैल्वेनिक हाफ सेल में क्या हो रहा है, सिल्वर प्लस जो है उसका रिडक्शन हो रहा है, और वो फाइनली किस पर डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ Ag, ठीक है। और इन दोनों सेल्स को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज इन दोनों को क्या कर रहा है, एक्चुअल में डिफरेंशिएट कर रहा है। Now E0 cell is equal to E0 of right minus E0 of left. So E0 cell becomes equal to E0 of cathode minus anode, या ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन भी रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर लिख दिया है। सो E0 सेल बिकम्स इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट, जो हमने पीछे वैल्यूज लिखी थी। तो वहाँ से जब फाइंड आउट किया गया तो E0 सेल की वैल्यू है प्लस 0.46 वोल्ट, ठीक है, 46 वोल्ट है। देयरफॉर ये जो सेल रिएक्शन होगी, ये सेल रिएक्शन कैसी होगी, ये जो सेल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये सेल रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल इन नेचर होगी। तो स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल है, बस हमें यही कंफर्म करना था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, या फिजिबल होगी या नॉन फिजिबल होगी, ठीक है। तो ये हमने पूरा कंस्ट्रक्शन देखा गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का कि अगर हमें किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर या किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर फाइंड आउट करना हो तो उस केस में हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसका सेल पोटेंशियल, ठीक है। थैंक यू।